मैंने उस वक्त से फ़ायदा उठाने का सोचा और ये ख्याल मेरे दिल में आने लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है। मुझे टाहली वाली सरकार से जुलेखा के बारे में बात करनी चाहिए। मुमकिन है वो मेरी मदद कर दें। मैं उनसे ये बात कहने ही वाला था कि वो खुद ही बोल पड़े, मियाँ, बाज़ औक़ात इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वो जिस शय को अपने लिए मोतबर समझता है, कुदरत उसे उसके लिए हकीर जानती है और वो उसको अता नहीं की जाती चीज़, इसी में उसके लिए मसलहत है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी सरकार। सूरज, चाँद, सितारे, दुनिया भर के फूल, आबशारों का पानी, उनकी लताफतें भी हैं और उनमें कहर भी है, जहर भी है। हर इंसान उनको अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इंसान उस वक्त ये भूल जाता है कि उनकी लताफतों में छुपे जहर और कहर को अपने अंदर उतारने से वो खुद भी जहरीला बन जाता है। उसके अंदर भी कहर ऊद आता है। वो हुस्न का रसिया होता है, मगर यही हुस्न जब मजाजी होता है तो उसका सरापा उसके नफ्स को कहर पर माइल करता है। ये कहर गुनाह से जन्म लेता है। गुनाह और कहर का चूली दामन का साथ है मियाँ। तुम्हें जिस हुस्न ने अपना असीर बना रखा है उसमें बड़ा कहर है, मगर तुमने अभी सिर्फ जमाल देखा है, जलाल नहीं देखा। वो तुम्हारे लिए नहीं बनाई गई। वो जहाँ का खमीर है वहीं अच्छा रहेगा। तुम्हारी मंजिलें और हैं और उसकी मंजिलें और हैं। मगर सरकार, मैं इसे ज़्यादती समझता हूँ। मैं उनकी बात समझ चुका था, मगर इंसानी हमदर्दी के नाते फिर भी कहने से रुका नहीं। मेरे अंदर का एक सहाफ़ी था जो बागी था, बगावत पर माइल रहता था और हमेशा कोई ना कोई इनकलाब की बात करता था। चाहे जुल्म जितना भी तगड़ा होता, मैं उसके सामने ठहरने की कोशिश ज़रूर करता था। मैं जानता हूँ तू जितना दलेर है, लेकिन मेरी बात समझ ले, ये ज़्यादती ज़ाहिरी है, तुम नहीं समझ सकोगे। वो अपनी रज़ा से तुम्हारे शाह साहब से शादी कर रही है। टाली वाली सरकार ने पूछा, क्या तुम इस सूरत हाल को बदलना चाहते हो? मैं खामोश हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आई कि उनसे क्या कहूँ। वो बोले, देखो, फितरत के रास्ते में कभी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जुलेखा जिसकी अमानत है उसके पास जाएगी, और ये अमल भी एक फितरी अमल है। वो एक सहरज़ादा लड़की है, तुम्हारी हो जाती तो तुमसे कभी संभाली ना जाती। तुम्हारा और उसका जज्बा महज वक्ती है। तुम उसे बहुत जल्द भूल जाओगे और वो भी सब कुछ भूल जाएगी। हाँ, कुछ लोगों को इसकी कसक रहेगी, तुम्हारे चाचा जी। बाकी सब लोग मुतमिन हैं। तुम भी मुतमिन हो जाओगे एक रोज़। उस रोज़ जब तुम्हें मेरी बातों की समझ आएगी तो फिर मैं तुम्हें याद आऊँगा। वो मुझे अशारों कनायों में समझा रहे थे कि इसी दौरान कब्रिस्तान के सन्नाटे में एक चीख उभरी। शाह साहब के चेहरे को देखकर मुझे टाली वाली सरकार की बातें याद आने लगी थी और मेरा जहन बड़े मलक साहब की दूरअंदेशी को दाद देने लगा था। मगर ये समय दाद देने का नहीं था। मैं तो ऐसे लोगों में घिर चुका था जो अपनी ही दुनिया के बाशिंदे थे। हैं कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ। सूरत हाल बड़ी हैरान कुन थी। मैं हैरान था कि टाहली वाली सरकार के बकौल अगर इस दुनिया में इंसान का कहतुर रजाल था, अपने शाह साहब भी इनमें शामिल थे। और भी ये टाहली वाली सरकार, जिन्हें मैं एक बहुत बुजुर्ग हस्ती समझने लगा था, वो ख़ुद भी तो इसी साफ में खड़े नज़र आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि किसी वली अल्लाह को दुनियावी और सिफली इल्म की ज़रूरत नहीं होती, मगर ये टाहली वाली सरकार भी तो मेरे नज़दीक एक पारसा हस्ती थी, लेकिन वो भी सिफली इल्म की ताकत से मुरली की राख पर कोई अमल कर रहे थे। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ और मेरा ईमान डगमगाने लगा। दरअसल जब आप किसी मोतबर और पारसा हस्ती की बातों से गायल हो जाते हैं, लेकिन जब उसके कौल व फेल में तजाद पाते हैं तो आपके जहन में बारूद फटने लगता है, कल्बो नज़र में कोहराम मच जाता है और आप सोचने लग जाते हैं कि या इलाही, ये कैसा इसरार है। इस जैसे ये तेरे बंदे जो सबके सामने नेकी, पारसाई और तेरी ताकतों की तबलीग करते हैं, मगर जब उनको अमली ज़िंदगी में देखते हैं तो उनका किरदार बहुत ही पस्त नज़र आता है। एक बेअमल आलम और एक मुबल्लग यकीनन बहुत सारे लोगों के अकायद और ईमान को मुतासर कर देता है। कौल व फ़ेल का तज़ाद मेरे जैसे कच्चे जहनों को बेरहमी से कुचल देता है। मेरी ये कैफियत उन बहुत से नौजवानों से मुख्तलिफ नहीं थी जो सच्चाई की तलाश में निकलते हैं तो गुमराही के घड़ों में गिर जाते हैं। वो नहीं जानते कि जिन्हें मोतबर समझकर उनकी तकलीद में लग जाता है वो किस कदर हकीर होते हैं। मैं अगर सहाफ़ी ना होता तो शायद मेरे जहन पर टाहली वाली सरकार और शाह साहब के मुतल्लिक़ बदगुमानी और शकूक व शुबहात पैदा ना होते। मैं शाह साहब और टाहली वाली सरकार की हकीकतों को पा चुका था, मगर फिर भी एक लम्हा के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं मैं मसमरेज़ तो नहीं हो रहा, मुझे हिप्नोटाइज़ तो नहीं किया जा रहा। मैंने अपने बदन पर ज़ोरदार चुटकियाँ काटीं और अपने होशो हवास को चेक किया और एक बार फिर माहौल का अंदाज़ा करने लगा तो मेरा गुमा एक तल्ख हकीकत और पुख्ता यकीन की तरह सच साबित हुआ। शाह साहब का चेहरा किसी हैबतनाक और सफाक बिन मानस जैसा दिखाई दे रहा था। मैंने टाली वाली सरकार के चेहरे को देखने की कोशिश की तो इसी लम्हे उनके गिर्द गहरे धुएं का गबार सा पैदा हुआ और धुएं की गहरी चादर ने उनका चेहरा ढांप लिया। खौफ से मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और कन पट्टियों पर सनसनी रेंगती हुई महसूस हो रही थी। मैंने उस वक्त ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस किया और दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, ये तेरी दुनिया के कैसे असरार हैं और ये लोग कौन हैं
या अल्लाह मैं तुझसे रहनुमाई चाहता हूँ, अगर ये लोग वाकई मेरे यकीन के मुताबिक बुरे हैं तो मुझे उनसे बचा ले मेरे मौला, मुझे उनके रहम व करम पर ना छोड़ना मेरे मौला। मैं जो आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, मेरे अंदर एक कुव्वत सी बेदार हो रही थी। रगो पै में जैसे इत्मीनान ऊद आया था और नज़रों के सामने बेनिकाब होने वाले हिजाब और गहरे होते चले गए। अब मुझे टाली वाली सरकार का चेहरा भी दिखाई देने लगा था। उनके चेहरे पर अब ताजगी और नूरानियत सी नज़र आने लगी थी। धुआं गायब हो चुका था और उनके सामने उनके प्याले में नारंगी शोले अब बुलंद हो रहे थे। मैं कदरे हैरान हुआ कि टाली वाली सरकार का चेहरा हनूस से एक इत्मीनान वाले बुजुर्ग का क्यों था, मगर जब रियाज शाह की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अभी तक बिन मानस का चेहरा दिखाई दे रहा था। मेरे दिल से अब टाली वाली सरकार के बारे पैदा होने वाले शकूक व शुबहात ख़त्म होने लगे थे और मैं ये सोचने लगा था कि न जाने उन्होंने किस ज़रूरत के तहत ये अमल किया था और उन्हें क्या मजबूरी थी। और फिर मेरे जहन में ये भी ख्याल आया कि मैं जिस अमल को एक काला इल्म समझ रहा था, ना जाने वो अमल वाकई सिफली इल्म में से था या कोई और था। इस तावील के बावजूद मेरे जहन में ये तकरार बार बार पैदा हो रही थी कि किसी अल्लाह वाले को, रूहानियत के माहिर को हरगिज़ काला इल्म नहीं करना चाहिए, ना ही उसका सहारा लेना चाहिए, ख्वाह उसे कैसी ही मजबूरी क्यों ना हो। मैं अपने अंदर उठने वाले हैजान व तज़ब्ज़ब पर में मुब्तला था कि टाली वाली सरकार के आब खोरे में पैदा होने वाले आग के शोले बुलंद होकर गहरे धुएँ में तब्दील होने लगे और कब्रस्तान में शदीद किस्म की आंधियाँ चलने लगीं। मेरे बहुत ही करीब बहुत सी कब्रें एक धमाके से शक हो गईं और उनमें से गहरा धुआं निकलने लगा। मैं चारों तरफ देखने लगा। कब्रों से निकलने वाला धुआं बुलंद होता चला गया और फिर उसने हमारी तरफ रुख कर लिया। धुएं की शक्ल किसी बेढंगे और बेडोल से इंसान जैसी थी। जूं वो धुआं मेरे करीब आ रहा था, उनके चेहरे नुमायाँ होते जा रहे थे। जब वो हमारे हसार के करीब पहुँचे तो टाली वाली सरकार की आवाज़ बुलंद हुई, रियाज शाह, देगे इनके सामने पहुँचा दो, गाजी बकरे भी ले आ। शाह साहब उठे और दायरे से बाहर कदम रखने ही लगे थे कि टाली वाली सरकार की धाड़ सुनाई दी। रियाज शाह, ये हमाकत ना करना, अपने हसार में बैठ कर यह काम करो। जी सरकार, शाह साहब बोले। लेकिन कैसे? टाली वाली सरकार ने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखा तो शाह साहब की भवें तन गईं। उनका चेहरा अब आम इंसानों जैसा ही था। शाह साहब तो टाली वाली सरकार की बात समझ गए थे, लेकिन मुझे उस वक्त समझ आई जब शाह साहब ने मुझे मुखातिब किया, शाहिद मियाँ उठो और देगे उनके सामने रख दो। मैं घबरा कर बोला और उन धुआं पोश अफरीतों को देखने लगा जिनके चेहरे गज लंबे हो गए थे और जिनकी स्याह रंग की ज़ुबानें हाँफते कुत्तों की तरह बाहर को निकली हुई थी। उनकी ज़बानों से बिच्छुओं जैसे कीड़े टपक कर नीचे गिर रहे थे। मैंने ये मंजर देखा तो झुरझुरी लेकर रह गया। हाँ तुम, ये कहकर शाह साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कुछ पढ़ने के बाद मुझे भूख मारी और एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी। जाओ और देगे इनके सामने रख दो। मेरे जहन में सवालों का तूफान उठा कि देगे जब उनके सामने पड़ी हैं तो ये अफरीयत खुद आगे बढ़कर देगे चाट क्यों नहीं लेते। इसी असना में टाली वाली सरकार की आवाज़ सुनाई दी, देर ना करो मेरे बेटे, जल्दी से ये देगे उनके सामने रख दो। मगर सरकार, देग कैसे उठा सकता हूँ? मैंने अपनी कमज़ोरी को बहाना बनाते हुए कहा। तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत है, एक एक देग उठाकर उनके सामने रख दो, वक्त ज़ाया ना करो। टाली वाली सरकार का लहजा तेज़ मगर गंभीर हो गया था। मैंने दोबारा धुआं पोश अफरीतों की तरफ देखा तो अब की बार अपने बाजू उठाकर चीखने लगी थी। उनके बदन से वे बिच्छू नुमा कीड़े गिरने लगे थे। मैंने उनके पैरों की तरफ देखा जहां उन कीड़ों का एक हजूम होता जा रहा था। उस वक्त मुझे फ़िल्म मम्मी याद आ गई। अगर वो मैंने ना देखी होती तो शायद मुझे सूरत हाल को समझने की देर लग जाती। अगर तुमने देर कर दी तो ये जहरीले कीड़े हमें खा जाएंगे। शाह साहब ने मेरे बहुत करीब आकर कहा, ये मांसखोरे हैं, इन्हें इंसानों का गोश्त बहुत पसंद है, ये हड्डियां भी चबा डालते हैं, आप जल्दी से उठो। मैंने उनके हुक्म की तामील की और फिर जो ही मैंने हसार से बाहर पाँव रखे, मांसखोरे मेरी तरफ भागे और मैं उनसे बचने के लिए देगों के पास जा पहुंचा। देगें चंद कदम पर ऊंची कब्र के पास रखी थी। वहाँ एक बड़ा सा कपड़े का ढेर भी पड़ा हुआ था जिसमें हलचल सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर कुछ शय मौजूद है। मैंने एक देग को पकड़ा, उसे उठाने लगा तो वो मेरे हिसाब से खासी वजनी साबित हुई। मैंने उसको ऊपर से पकड़ा और देग को पहिए की तरह घुमाकर धुआं पोश अफरीतों के पास ले गया। एक आध मांसखोरा देग के नीचे आ गया और उसकी कर्बनाक चीख भी सुनाई दी। मैंने जल्दी से देग छोड़ दी और भागकर दूसरी देग भी धकेलता हुआ ले गया। देखा तो सारे मांसखोरे पहली देग पर चढ़ गए थे और जब तक मैं दूसरी देग लेकर पहुंचा वो सारी देग चट कर चुके थे। वो देग पर जिस ढींगा मुश्ती के साथ यलगार कर रहे थे, इससे अजीब सा शोर बुलंद हो रहा था। मैंने जब 10 देगें उनके तक पहुंचा दी, उस वक्त तक गाजी भी बकरों को लेकर आ गया था। सारे बकरे स्याह रंग के थे, वो खौफ से मिनमना रहे थे। एक तरफ मांसखोर कीड़ों का शोर और दूसरी जानब बकरों की मिनमनाहट से कब्रिस्तान में तिलिस्म का माहौल पैदा हो गया था। मैं जब आखिरी देग धकेल कर वापस हसार में जाने लगा
किसी ने पीछे से मेरी कमीज़ का कोना खींच लिया और मेरी कमीज़ फट गई। इसी लम्हा एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी और साथ ही कोई खौफज़दा बच्चे की तरह चिल्लाया था। मैं जल्दी से हसार में बैठ गया। मेरी सांस फूल गई थी। ऐसे लगता था जैसे किसी पहाड़ को सर करके आया हूँ। मैंने उस तरफ देखा, मेरी कमीज़ जिसने खींची थी वहाँ गाजी खड़ा था। पास ही कपड़ों की वो ढेरी पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी कमीज़ किसने खींची थी। शाह साहब ने मेरा मसला हल कर दिया और बोले, उस हरामखोर ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कपड़ों की ढेरी की तरफ इशारा किया। गाजी और बाबा जी सरकार ने कालीदास के बहुत सारे चेलों को पकड़कर बोरी में बंद कर दिया है। उसमें से एक ने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी। गाजी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। इस दौरान गाजी ने सारे बकरे धुआंपोश अफरीतों के सामने खड़े कर दिए तो वो नदीदों की तरह उन पर टूट पड़े। बकरे मिनमनाते ही रह गए। अफरीतों ने दरिंदों की तरह बकरों को चीर फाड़ खाया और उनकी खींचातानी में बहुत सारे बकरों के लोथड़े दूर दूर तक जा गिरे। मांसखोरे इन लोथड़ों के तरफ भाग गए। इस लम्हा गाजी की हसरतनाक आवाज़ बुलंद हुई, आह, हमसे तो ये भूत अच्छे हैं। बाबा जी सरकार ने सुना तो बोले, मुंह बंद करके बैठ। जी बाबा जी, ये कहकर गाजी मेरे हसार में आ बैठा और मुंह मेरे कान के करीब लाकर बोला, एक आध बकरा मुझे दे देते तो मैं इनके सारे काम कर देता। गाजी, इंसान दा पुत्र बन। गाजी, गाजी। बाबा जी की आवाज़ अब बहुत करीब आई थी। मैंने उस जानब देखा तो वो टाली वाली सरकार के अकब में खड़े थे। गाजी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इस कदर खौफ व हरास के बावजूद भी मैं मुस्कुरा दिया और इस एक लम्हे की मुस्कुराहट ने मुझे बेहद तकवीत दी। गाजी दोबारा सरगोशी से करने से बात नहीं आया, भैया अब तो तबीयत ठीक हो गई ना, मैं तो आपको नॉर्मल करने के लिए बोल रहा था। गाजी का नुस्खा वाकई मेरे लिए जाँफिज़ा साबित हुआ था।